बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। हमेशा की तरह आपके लिए स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरें आज के प्रोग्राम में लेकर आए हैं। आप हमें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर बराह रास्त देख ही रहे हैं, साथ ही साथ आप फेसबुक लाइव की सहूलत के जरिए भी हमें बराह रास्त देख सकते हैं, प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्रोग्राम का बहुत अहम हिस्सा हैं और अगर आपने प्रोग्राम फेसबुक के जरिए ज्वाइन करना है तो PTV स्पोर्ट्स ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म पर जाइए, वहाँ पर जाकर लाइव प्रोग्राम को देखिए और साथ साथ कमेंट भी कीजिए। बताइए आप हमारे पैनल से क्या सवाल पूछना चाहते हैं या खेलों से जुड़ी अगर आपके पास कोई खबर है तो उसको भी हम शो का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। सबसे पहले आपको लाइनअप बताते हैं आज किन चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की जो होम सीरीज़ है उसके लिए पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया गया है। नवीद अकरम चीमा टीम के मैनेजर होंगे। जेसन गिलेस्पी एज वी ऑल नो हेड कोच, उनका पहला असाइनमेंट है ये। साथ ही साथ अजहर महमूद असिस्टेंट कोच होंगे और टिम नेल्सन हाई परफॉर्मेंस कोच और ड्रेकन साइमन जो हैं वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच होंगे। तो तमाम तर तैयारियां ठीक हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारी बात भी की गई है। शान मसूद की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको भी हमने डिस्कस किया। आज भी कुछ खिलाड़ियों की मीडिया से गुफ्तगू हुई तो लग यही रहा है कि बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ आ रही है, बड़ी कंपेटिटिव होगी। अगर पाकिस्तान शाहीन्स की बात करें तो वो भी बांग्लादेश ए के साथ खेल रहे थे। मौसम इस्लामाबाद रावलपिंडी का खुशगवार ज़रूर है लेकिन क्रिकेट के लिए साजगार नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है, तो वो मैच थोड़ा सा इफेक्ट ज़रूर हुआ। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो अच्छी परफॉर्मेंसेज आई हैं वहाँ से भी। जो कप्तान थे वहाँ पर, यहाँ पर वाइस कप्तान है सऊद शकील, वो अच्छी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से रही। उमर अमीन बहुत ज़बरदस्त खेले, तो वहाँ पर बांग्लादेश की जानिब से भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज थी। तो ज़ाहिरी बात है जब आप इनको ट्रांसेंड करते हैं, व्हेन यू मूव ऑन टू अ सीरीज़, तो चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ ज़रूर है लेकिन अच्छा है कि थोड़ा सा गेम टाइम जिन प्लेयर्स को मिल पाया है, तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कोच जो है मोनी मोकल, उनके बारे में बात करेंगे जिनको भारतीय टीम का बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया है। मोनी मोकल पाकिस्तान के साथ रहे एज अ बॉलिंग कोच और इतना ज़्यादा अरसा खैर नहीं ये अपॉइंटमेंट रही। अच्छा करियर रहा है उनका एज अ बॉलर तो डेफिनेटली, लेकिन एक स्किल सेट है जो अब वो इंडियन फास्ट बॉलर्स के साथ शेयर करेंगे। जब वो पाकिस्तान के साथ रहे हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान की भी बॉलिंग है उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपसे फुटबॉल की बात करेंगे सऊदी सुपर कप में, जहां पर बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला रहा अल नसर का अल ताउन से, जिन्होंने इस मैच को 2-0 से जीता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत ही नुमाया रहे। इन द 57th मिनट ही स्कोर्ड दैट गोल। डेफिनेटली 2-0 के बाद हो गए और अब फाइनल में जगह बना पाई है, तो बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है रोनाल्डो की और अल नसर की। तो एक अच्छा फुटबॉल का ओमन। मैंने पहले भी कहा था कि जब आप फुटबॉल की दुनिया की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा फोकस सऊदी अरब की तरफ जाना शुरू हो गया, तो एक अच्छा ट्रेंड चेंज हो रहा है और डेफिनेटली वो इतने बड़े स्टार्स भी लेकर आ रहे हैं, एक जनरेशन को इंस्पायर कर रहे हैं फुटबॉल के लिए। उसके बाद पाकिस्तान के लिए वॉलीबॉल से बहुत अच्छी खबर है। हमारी वॉलीबॉल की प्लेयर हैं अजरा फारूक, जो मालदीव में मुनक़दा किंग्स कप वॉलीबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही थी। 6 मुख्तलिफ इंडिविजुअल अवार्ड्स इन्होंने इस टूर्नामेंट में जीते हैं, जिसमें 4 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड हैं, एक मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर का अवार्ड है और साथ ही साथ एक टॉप 6 प्लेयर्स का अवार्ड भी इनको मिला है। तो ये 6 अवार्ड्स इन्होंने इंडिविजुअल तौर पर अपने नाम किए हैं। अजरा आपको बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान वॉलीबॉल से इतनी अच्छी खबरें आती हैं एज अ टीम स्पोर्ट भी और अब इंडिविजुअली जब हम देख रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में इनकी कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त रही है। मेरे ख्याल से बहुत ही मुबारकबाद हो अजरा को, उनके कोच को, उनकी टीम को और डेफिनेटली पाकिस्तान वॉलीबॉल स्ट्रक्चर का जो वो हिस्सा है वहाँ पर अब इस एक्सपीरियंस को जब शेयर करेंगी तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज शेयरिंग वहाँ पर भी होगी। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है, पाकिस्तान क्रिकेट पर अपना फोकस ज़रूर रखेंगे। पैनल से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करी हैं साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, शी इज़ अ कमेंटेटर एंड इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर, सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर हैं, एक्सपर्ट भी हैं, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों पर अबूर हासिल है इनको और मुख्तलिफ ओहदों पर भी रहते हैं, जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक आपने? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप भी हमें ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे तज्जियाकार भी हैं, जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं मोई शाह साहब? बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करें। और हमारे लाहौर स्टूडियो से हमें आसिम खान साहब ज्वाइन करेंगे, तो उनको भी प्रोग्राम में ज़रूर इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले सना आपसे डिस्कशन शुरू करूँगा और मेरे ख्याल से सीरीज़ के लिए अब टीम मैनेजमेंट का भी ऐलान हो गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके स्पिन कोच भी बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं आज वो भी पूरा डायनामिक्स उनके भी देख रहा था कि कंसल्टेंट के तौर पर वो भी बहुत अपनी तैयारी के साथ आए हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट तो ज़रूर है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान की कैंपेन कैसे शुरू होती है। जेसन गिलेस्पी का बतौर हेड कोच ये पहला असाइनमेंट है, शान मसूद को लोग देखना चाह रहे हैं। तो आई थिंक वर्ल्ड कप के बाद क्योंकि ये पहला एक कैंपेन हमारी बनती है, तो आप कैसे इंपॉर्टेंस देख रही हैं सीरीज़? काफ़ी अंडर प्रेशर तो ज़रूर होंगे टीम ओवरऑल देखने से, तो बॉडी लैंग्वेज से ऑब्वियसली प्लेयर्स का काम होता है, कोच का काम होता है
कि वो ये दिखाए कि प्रेशर फील नहीं करे, बट अंडर प्रेशर ज़रूर हैं। उसका रीज़न ऑब्वियसली एक वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस है, और उसके बाद अब बांग्लादेश की टीम भी ऐसी टीम है जो ऑन अ गुड डे, ऑन अ गुड सेशन जब उनके होते हैं तो वो आपको बड़ा टफ टाइम दे सकते हैं, और बारिश का भी रोल देखने को मिलेगा ज़रूर। तो काफ़ी अनकंट्रोलेबल्स भी होंगे इस टूर्नामेंट के अंदर, पर अच्छी चीज़ ये है कि फास्ट बॉलर्स हमारे पास बड़े अच्छे हैं, और उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमें डेफिनेटली सीरीज़ में ज़रूर नज़र आएगा कि वो एक आप एडवांटेज से ज़रूर आएंगे। बट ओवरऑल आई थिंक जेसन गिलिस्पी हों या शान के ऊपर ख़ास तौर पे ज़रा प्रेशर ज़रूर होगा, क्योंकि सब चाहेंगे कि वो ना सिर्फ एज अ कैप्टन अपनी टीम में जगह बनाएं, बट एज अ प्लेयर, एज अ बैटर अपने बल्ले से भी परफॉर्म करें, क्योंकि बहुत सी डिस्कशंस होती रहती हैं। ओवरऑल टेक्टिकली देखें तो अच्छे साउंड हैं, क्रिकेट को समझते हैं, और लॉन्गर फॉर्मेट भी काउंटी क्रिकेट हो या वैसे डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान हो, हमेशा पसंद करते हैं और परफॉर्म भी करते हैं। तो ये फॉर्मेट उनको सूट करेगा डेफिनेटली, बट अब डिपेंड करेगा कि परफॉर्मेंस कितनी कंसिस्टेंट होती है उनकी। बिल्कुल अवैस, विक्ट्री का मार्जिन और नैरो डाउन हो जाता है जब आप इस्लामाबाद रावलपिंडी का मौसम देख लें। पहले ही 2 टेस्ट मैचेस हैं तो थोड़ा सा वो डर ज़रूर लगता है कि यार हम रिजल्ट ओरिएंटेड चाह रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ रहे, लेकिन वो नैरो डाउन होता जा रहा है। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं, ख़ासतौर पर अब मेरे ख्याल से गेम टाइम की बात करें, सऊद शकील को आप कह सकते हैं, नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की, 3 आउट उन्होंने किए थे। सऊद शकील वो 76, उमर अमीन तो खैर बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी खेले, बिल्कुल हुरैरा को थोड़े से रन मिले, लेकिन ऑब्वियसली ये कुछ प्लेयर्स की बात करनी है जो वहाँ पर भी होंगे, तो थोड़ा सा गेम टाइम कुछ प्लेयर्स को तो ज़रूर मिला। यार अच्छी चीज़ है। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान वर्ल्ड कप के बाद, आपको पता है सच को पाकिस्तान को सीरीज़ नहीं मिली, वही जो मामलात लगे रहे थे कि इसको निकालो उसको निकालो, उन चीज़ों में हम फंसे रहे। लेकिन एक अच्छा है कि आपको एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर मिली है। मुझे पता है कि स्टिल बहुत कम है, मार्च 2025 तक आपको पता है सिर्फ 9 टेस्ट हमने मैचेस खेलने हैं, वेरस मैं आज इंडिया का चार्ट देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें 5 टेस्ट मैच खेलने हैं, तो बहुत अरसा हो गया हमें शायद 5 टेस्ट मैच किसी सीरीज़ के अंदर खेले हुए। इस्लामाबाद आपको पता आज भी बारिश लगी हुई थी, तो आज का दिन भी ज़ाया गया। लेकिन एक अच्छी बात मुझे लगी कि पाकिस्तान के मेन प्लान से पहले आपने पाकिस्तान शाहीन्स का दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट आपने टूर रखा हुआ है कि आप साउथ शकील को भी टेस्ट कर रहे हो, वहाँ पर नसीम शाह 13 माह के बाद आ रहे हैं, वो भी टेस्ट हो रहे हैं। हुरैरा वन ऑफ द बेस्ट मैं कहता हूँ चांस है कि आप अपनी होम कंडीशंस के ऊपर उनको मौका दें, क्योंकि उसी ने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद जी इसी में 150 इसने किया हुआ है, पिंडी स्टेडियम में 200 उसने किया हुआ है, तो उसको बेहतर पता है इन कंडीशंस का। नॉर्दर्न एरियाज़ की अगर बात करूँ तो वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट बैट्समैन आपको नजर भी आएगा। साइम अयूब अनफॉर्चुनेटली कल भी डिलीवर नहीं कर पाए, तो एक अच्छा जैम पैक आपको स्क्वाड यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन कप्तान की बात से एग्री मैं करता हूँ कि एडेड प्रेशर पाकिस्तान पर इसलिए भी है जो मामलात होते रहे हैं, चाहे कप्तानी को लेके हो, चाहे शाहीन शाह अफरीदी की बात करूँ, ऑब्वियसली बैक एंड पे चल रहा होता है कि यार मैंने अपनी परफॉर्मेंस से जो उनसा जवाब देना होता है एक बॉलर ने, एक बैट्समैन की बात करें। लेकिन ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट की बात करें, आपने खुद भी उनका इंटरव्यू लिया है, जितना थोड़ी देर बैठा हूँ, वन ऑफ दी मैं कहूँगा कि शार्प माइंड्स और स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी। ऑस्ट्रेलिया आसान चीज़ नहीं है जो उनके प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि बड़ी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी से आते हैं, वो डायनामिक्स चेंज करने हैं। उन्होंने, मुझे याद है एक बात की थी, शायद आपसे भी उन्होंने यही बात की थी कि मैं आते ही कोई फायर पावर नहीं करना चाह रहा, इसको फारिग करूं उसको फारिग करूं, आई नीड टू गिव सम टाइम टू द प्लेयर्स, और देना चाहिए। मेरे से उन्होंने सरकारी गुफ्तगू की, आपसे जो गैर रस्मी गुफ्तगू थी वो ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, वो आपने बताना है कि अंदर की बात क्या है। नहीं, अंदर की बात में सौ शकील की थी, मैंने ऐसी बातों में पूछा। मैं जब विकेट की बात हो रही थी, विकेट्स पे अगर बात करें कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, उन्होंने खुद भी ये बात की कि डोमेस्टिक के अंदर कहीं ना कहीं कहते हैं अभी टाइम मुझे लगेगा देखने में, डोमेस्टिक की विकेट्स आपको चेंज करनी पड़ेगी। साउथ की बात कर रहे थे कि साउथ शकील आपको एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट नजर आता है, वो कह रहे थे साउथ शकील विकेट्स की भी कंप्लेन थोड़ी सी कर रहे थे कि अगर आप थोड़ा सा सिंध की साइड पे चले जाएं, अंदरूनी पंजाब चले जाएं, तो आपको विकेट्स आज सच को अच्छी मिलती नहीं है, सिवाय नॉर्दर्न के अंदर आपका कैरी मिलता है। तो चीज़ें हैं, उन्होंने कहा कि करनी पड़ेंगी। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो डोमेस्टिक कोचेस की बात करें, जो एक मैंने कहा ना कि आपको रखना पड़ता है अपना, जो हेड कोच पाकिस्तान टीम का है ऑब्वियसली टॉप प्लेयर पे है, लेकिन वो टीयर पे है उस वक्त उसने, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन जो पास होती है उसको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए ऊपर तक आने में, वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट होता है। जो वो कह रहे थे कि जो पाकिस्तान टीम का हेड कोच है और जो डोमेस्टिक के जो कोचेज हैं, और बीच में जो एक टीयर लेयर होती है, ट्रांसपेरेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सा लड़का परफॉर्म कर रहा है, और मैपिंग बड़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। अजहर महमूद मैं कहता हूँ वन ऑफ दी गुड माइंड्स, लेकिन लिमिटेड ओवर्स में उन्हें बहुत ज़्यादा आपको पता है कोचिंग की है, दूसरी टीम्स की वगैरह लीग क्रिकेट की करते हुए आए हैं। लेकिन जेसन गिलेस्पी नया चैप्टर है, देखने वाली बात है कि शान मसूद जितना वो बेचारा इस वक्त रडार के अंदर है, मैं कहता हूँ जितना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन इट्स गोइंग टू बी टफ सीरीज। बिल्कुल, आई थिंक उनकी अपनी पोजीशन को लेकर भी बात की गई, लेकिन मोहित शाह साहब, एक तो इस सीरीज़ की मुनासबत से ज़रूर हम आपसे बात करेंगे।
आपसे डेफिनेटली पहले नहीं बात हुई, अभी वो हमने नए डिज़ाइंस भी देख लिए स्टेडियम्स के, तो बहुत सारी चीज़ें एक्साइटिंग चल रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। प्रोफेशनली तौर पर हमने चीज़ों को होते हुए देखा है, लेकिन अब जिस तरह मैंने कहा कि मार्जिन ऑफ विक्ट्री नैरो हो रहा है, मौसम भी इस तरह का है, लेकिन बड़ी ज़रूरी सीरीज़, जिस तरह वैस ने भी कहा कि शान मसूद पे भी काफ़ी बात हो रही है, लोग देखना चाह रहे हैं उनकी पोजीशन क्या होगी, इन तमाम को जब आप देखते हैं तो इस सीरीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस बनती है? देखिए, पाकिस्तान का जो आफ्टर वर्ल्ड कप है ना, उसमें वो इमेज टीम का एक थोड़ा सा डेंट हुआ, मैं समझता हूँ, और प्लेयर्स का भी डेंट हुआ है। ये नहीं है कि सिर्फ पूरी टीम का हुआ है। जिस तरह हमने परफॉर्मेंस की वर्ल्ड कप में, फिर जिस तरह कोई इस तरह की न्यूज़ आई, जिस तरह हमें पता चला, हमने खुद देखा कि जी कौन कौन प्लेयर 100% दे रहा है, कौन कौन प्लेयर ऐसा लगता है कि 100% नहीं दे रहा। ये सारी चीज़ें इसको ज़ायल करने वाली बात है। इसको इस तरह करने वाली बात है कि आपका जो वो इमेज एक बना है वर्ल्ड कप में, उस इमेज को आपने ज़ायल करना है, ख़त्म करना है। लोगों को बताना है, फैंस को बताना है कि आप अब माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम है, आपका हर प्लेयर 100% देने के काबिल है और देगा वो। और आइंदा टेस्ट सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश हो, अगेंस्ट इंग्लैंड हो, जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट होता है उसमें इनके लिए एक चैलेंज है। मैं कहता हूँ सारे प्लेयर्स के लिए चैलेंज है। और अगर यहाँ कोई कमी नज़र आई, यहाँ कोई ऐसा प्लेयर है जो अपना 100% देने से कासर रहा या नहीं दे सक रहा, या मैं जानबूझ के तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसका अगर वो इम्पैक्ट नज़र ना आया कि ये 100% एफर्ट कर रहा है, तो उसके लिए फिर मसला हो जाना है। एक दफ़ा तो आप किसी को माफ़ कर सकते हो, एक दफ़ा तो किसी को चलो आप भूल जाते हो कि चलो यार ये हो गया, शायद ये वजह थी, शायद वो वजह थी, लेकिन बार बार उस तरह नहीं होता। तो बड़े चैलेंजेस है इस पाकिस्तान टीम के लिए जो अनाउंस हुई है अगेंस्ट बांग्लादेश। ना सिर्फ बांग्लादेश को हराएं, ना सिर्फ मैं कहता हूँ इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस करें, इनका टारगेट ये होना चाहिए कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इस दफ़ा खेलना है पाकिस्तान ने, उसके लिए एफर्ट करनी है। और पाकिस्तान के पास सारे रिसोर्सेज हैं। मैं नहीं समझता हूँ, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन भी अच्छी हो रही है, बेहतर हो रही है। उमर अमीन का एक जो आपने कल देखा इम्पैक्ट है बड़ा अच्छा है, एक्सपीरियंस प्लेयर है। मैं कहता हूँ उनको भी कहीं एडजस्ट किया जाए ज़रूर, जिस तरह उन्होंने कल 177 अराउंड इनिंग खेली, बिल्कुल, और स्ट्रांग किया जाए बैटिंग लाइनअप पे। बॉलिंग तो आपकी है ही अच्छी, फिर स्पिनर की क्या इन्वॉल्वमेंट होगी, फिर जो आपका नया थिंक टैंक आपने बनाया है, ये सारे आपने जो ऑफिशियल्स रखे हैं, नवीद चीमा साहब से, फिर गिलेस्पी हो गए, अजहर महमूद हो गए, नीलसन हो गए, हाई परफॉर्मेंस कोच हो गए, ये सारे ये क्या रोल प्ले करते हैं अपनी टीम के साथ, इनका कितनी कंट्रीब्यूशन होता है, ये सारा चैलेंजिंग जॉब है। और फिर हमने आगे चैंपियंस ट्रॉफी को भी डिफेंड करना है। देखें, एट द टॉप ऑफ एवरीथिंग आई थिंक कि पाकिस्तान शुड डिफेंड चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल दिस टाइम अराउंड, क्योंकि आपकी होम ग्राउंड, होम एडवांटेज, होम क्राउड, ये सारा कुछ बड़ा सपोर्ट करता है। और बिलीव यू मी कि जब होम क्राउड होता है ना जी, और पीछे आपके खड़ा होता है, तो बड़ा अच्छी टीमों को आप साइड पे कर देते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये ओलंपिक में फ्रांस की टीम वॉलीबॉल की कोई इतनी अच्छी नहीं थी, आउटस्टैंडिंग नहीं थी, होम सपोर्ट की वजह जी, होम सपोर्ट की वजह से वो 2 मैचेस मैंने देखे जाके जिम्नेजियम में, वो क्या क्राउड ने उनको उठाया। और जो जर्मनी से पहले 2 सेट हारने के बाद उन्होंने ऐसा कमबैक किया कि वो अगले 3 सेट जीते। ना सिर्फ जर्मनी से जीते, ना सिर्फ इटली से जीते, पोलैंड से जीत के उन्होंने टाइटल ले लिया। देखें, जो होम क्राउड होता है, होम ग्राउंड्स होते हैं, होम एटमॉस्फेयर होता है, जहां सारा साल आप खेलते रहते हैं, उसका एडवांटेज पाकिस्तान को अब लेना है। ये होम सीरीज ना सिर्फ टेस्ट सीरीज जीतनी है, बल्कि आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी जाके पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म करके जीतना है। बिल्कुल। सवाल से कहा शायद सीढ़ियां कितनी चढ़े हैं सफर, मैं भूल गया था पूछना। सीढ़ियां एक नहीं जी, वहाँ पे मैं आपको यकीन दिलाएं, देखें ये यंगस्टर के लिए, और यंगस्टर को पता होना चाहिए 72 का नंबर था। नहीं, वो तो 72 थी, वो वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। यहाँ आपको ये ट्रेन के होते हुए ट्यूब स्टेशन पे आते जाते करते करते अराउंड 15 to 20,000 स्टेप्स आपको रोजाना लेने पड़ते हैं, फ्रॉम वन वेन्यू टू अदर वेन्यू, फ्रॉम डाउन टू टॉप, चौथे फ्लोर पे। और ये सारा आप दिन का अगर पूरी एवरेज लेना, तो मैं कहता हूँ उनके यंगस्टर क्यों, यूरोपियन यंगस्टर वो ज्यादा बिलीव नहीं करते ये यहाँ से गाड़ी ली और वहां से पकड़ी और गाड़ी चला के गए। वो वॉक करते हैं, आधा घंटा लगे, पौना घंटा लगे, 20 मिनट लगे, 25 मिनट लगे, इसलिए उनके मसल्स भी काफी स्ट्रांग हुए। पेरिस के तो कितने जोन्स वैसे ही व्हीकल फ्री जोन्स हैं, तो वो खैर हाँ व्हीकल फ्री बिल्कुल। वो और उनका एक और मैं जो वहाँ पे पता लगा है
कि बाय 2030 वो उनका प्लान है कि ये पूरा जो पेरिस का मेन हब है ना, ये जो डाउनटाउन है, इसके इर्द गिर्द सारे जो पेरिस के सेंटर्स हैं, इनको बिल्कुल व्हीकल फ्री कर देना है। और यहाँ सिर्फ आप या ट्रेन से आएंगे और या पैदल चलेंगे। क्या बात है, देखिए ना, ये दिस इज कॉल्ड थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। तो ये सस्टेनेबल मॉडल की तरफ जब आप जाते हैं, UNSDGs की बात कर लें, तो वहाँ पर एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को डेफिनेटली आई थिंक मद्देनजर रखते हुए टाउन प्लानिंग जो है वो की जाती है। लेकिन बहुत से कुछ इंपॉर्टेंट सवालात इसमें ज़रूर आते हैं जब आप पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें साबिक डच प्लेयर और कोच जनाब आसिम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आसिम भाई, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, टेक्निकली अगर अब हम इस सीरीज़ की इंपॉर्टेंस देख लें, तकरीबन 9 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने 2025 तक खेलने हैं। आप नंबर तो बहुत कम है, लेकिन बार बार ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अब आप इस तरफ फोकस में आए कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। इस सीरीज को कितना इंपॉर्टेंटली देख रहे हैं और फिर आगे जो कॉम्बिनेशंस बनाने हैं? अहमद भाई, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे नज़रिए के मुताबिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। और दूसरी बात ये है कि ये इतनी बड़ी सीरीज है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी देर के बाद टेस्ट सीरीज खेल रहा है और पाकिस्तान ने बहुत कम टेस्ट खेले हुए हैं और पाकिस्तान को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, टेस्ट मैचेस की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा शान मकसूद के लिए भी टास्क है, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत बड़ा स्कोर अभी ड्यू है। स्कोर उन्हें करना है। उन्होंने पिछले मैचों में जो पिछले टेस्ट गुजरे हैं उनमें स्कोर नहीं किया, मगर अब उनके ऊपर एक बड़ी बारी जो है वो ड्यू है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो मेरे अंदाजे में पाकिस्तान का पलड़ा जो है बांग्लादेश से काफ़ी भारी है। हमें इतना वरीड नहीं करना चाहिए। हमारी टीम अच्छी है, हमारे प्लेयर जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और वो परफॉर्म करना जानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, हमें होम क्राउड का एडवांटेज है, होम विकेट्स का एडवांटेज है। तो इन चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मगर मसला ये है कि हमारे पास जो आपने अभी एक बात की है कि 2025 तक हमें 9 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। क्या ये 9 टेस्ट मैचेस इनफ है पाकिस्तान के लिए? मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल, क्योंकि असल क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट और वनडे है। असल क्रिकेट हमने 2020 इतना खेल दिया है कि अब हम हर चीज़ को 2020 में मुंतकिल कर रहे हैं, मगर असल जो क्रिकेट की ब्यूटी है वो तो टेस्ट क्रिकेट है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को टेस्ट खेलने चाहिए और मज़ीद जो है वो उसको शेड्यूल और प्रोग्राम में लाना चाहिए। तो ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरत है और नीड है। अगर आप यंगस्टर्स को क्रिकेट खिलवाना चाहते हैं तो आपकी जो सबसे क्रिकेट की ब्यूटी है वो है टेस्ट क्रिकेट। आप उसको वापस लाएं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेड्यूल में शामिल करें। अच्छा आसिम भाई, इसके थोड़ा सा अब जरा ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा हमारे व्यूअर्स को भी कि अब आप हर तरह से टेस्ट क्रिकेट को इंपॉर्टेंस तो दिलवाने की कोशिश करेंगे। आईसीसी ने भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का इंट्रोडक्शन इसीलिए कराया कि फोकस ऑफ द गेम टेस्ट क्रिकेट पर ज़रूर रहे। लेकिन फिर देखें ग्रास रूट लेवल पर वो 2 डेज़ का कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश करना, क्योंकि अगर ग्रास रूट से ही आपको ऐसी खाली, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेंटल अप्रोच, अगर वो फिजिकली केपेबल नहीं है प्लेयर्स कि वो उस लेवल तक जा सकें 4 डे 5 डे क्रिकेट के लिए, तो फिर इस मॉडल को कैसे चेंज करना है? देखिए, ये मॉडल आपको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप प्लेयर्स को फिटनेस उन्हें ये रोशनास कराएं कि भाई फिटनेस कितनी ज़रूरी है 2 डे क्रिकेट के लिए। फिर उसके बाद 4 डे क्रिकेट होती थी पाकिस्तान में, तब भी तो प्लेयर्स थे, तब भी तो प्लेयर्स खेलते थे। मगर मसला ये है, ये तो हमारे जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर हैं वहाँ पे प्लेयर्स को बताना चाहिए कि क्या करना है। वो आपने कोचेस इसीलिए तो रखे हुए हैं, तो कोचेस को चाहिए कि वो इंट्रोड्यूस करवाएं ये दो रोज़ा क्रिकेट को, 3 रोज़ा या 4 रोज़ा जो भी आप खिलवाना चाह रहे हैं। मगर मसला ये है कि देखिए, आप अगर 80s और 90s में चले जाते हैं तो वहाँ भी तो 4 रोज़ा होता था, क्रिकेट होती थी। तो ये हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको खुद भी इंडिविजुअल भी सोचना चाहिए और इंडिविजुअल अपनी फिटनेस के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, कोच का काम है बताना, करना तो आपने, तो क्यों नहीं करेंगे? हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और फिटनेस लेवल जो है पाकिस्तान का, अगर हमें शेड्यूल मिलता है या ट्रेनर हमें बताता है कि ये करना है, तो क्यों नहीं करेंगे हम? बिल्कुल सरा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अब वो क्योंकि फैंस की तरफ मैं चाहूँगा हम थोड़ा सा आ जाएं
क्योंकि जिस तरह बात की जा रही, शाजी ने भी कहा, फिर हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि बेंच स्ट्रेंथ होगी, प्लेयर्स ट्राई किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें जिस तरह उन्होंने वो एक बात की कि टीम का इमेज बहुत टार्निश हुआ वर्ल्ड कप के बाद से, इसके अंदर एक सबसे ज़रूरी फैक्टर ये आता है कि अब जो हमारे फैंस हैं वो बहुत कुछ वेल इन्फॉर्म्ड भी हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ जगहों से ऐसा क्रिटिसिज्म आता है विच इज़ एब्सोल्युटली नॉनसेंस। मतलब आप ना स्टैट्स देखें ना कुछ, और अपनी पर्सनल लाइकिंग के ऊपर प्लेयर्स को लेबल करना शुरू कर दें। तो इन दोनों को देखते हुए पीसीबी की अप्रोच बड़ी ज़रूरी है। इनिशियली भी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज़ की निशानदेही की कि ये टीम जो है वो सोशल मीडिया से नहीं बनती, ना क्रिकेट बोर्ड सोशल मीडिया से चलेगा, लेकिन बात यह है कि कुछ ना कुछ तो मैटर ज़रूर करता है ओपिनियन, स्पेशली जो वेल इन्फॉर्म्ड फैंस हैं जो तमाम स्टैट्स पर नज़र रखते हैं। देखिए, बड़ी अच्छी बात है अगर आप इस सोच से टीम बनाए कि सोशल मीडिया और मीडिया का उसके ऊपर दखल ना हो। कहीं पे मीडिया बहुत पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी करते हैं और ऐसी चीज़ों की निशानदेही करते हैं क्योंकि वो बाहर से देख रहे होते हैं, तो कुछ चीज़ें आप मिस कर जाते हैं जब आप टीम के अंदर होते हैं, क्योंकि आपका विजन जो होता है वो ज़्यादा इंटरनली आप चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है बाहर की तरफ से जो आपके ऊपर एक नज़र होती है या कोई ऑब्जर्वेशन होती है उसको भी ऑन बोर्ड लेना, बट उसको उसी को लेकर आप टीम नहीं बना सकते। अनफॉर्चुनेटली मसला तब आता है जब आप बाहर का प्रेशर इतना ले लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि एक कैंपेन शुरू हुई, जी पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर नहीं है, मिडिल ऑर्डर नहीं है, तो हमने फिटनेस पॉलिसी चेंज करके सब कुछ चेंज करके एक प्लेयर को उठा के हम ले जाते हैं कि जी ये लीग्स में सबसे अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। वो सारा का सारा कैंपेन जो थी वो सोशल मीडिया रन कैंपेन थी। उनकी पाकिस्तान डोमेस्टिक में कोई परफॉर्मेंस नज़र आती नहीं थी, सारी हमने लीग सी परफॉर्मेंसेस पे खिला दिया। एंड सॉरी टू से जैसे वो कैंपेन शुरू हुई उसी मोड से वो ख़त्म हुई, सोशल मीडिया से ही ख़त्म हुई। हाँ जी, तो ये इतनी पावर आप नहीं देना चाहेंगे सोशल मीडिया को। मेरे नज़दीक कप्तान, कोच और जो आपकी जो हाई परफॉर्मेंस कोच आपने रख लिए हैं, इस तरह के लोगों को और जो आपके सिलेक्टर्स हैं, एक बैठ के विजन बनाना है कि आपके किस तरह का ब्रांड ऑफ क्रिकेट आपको रिक्वायर्ड है, और उनको खाली पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर अबूर हासिल नहीं होना चाहिए, उनको ग्लोबल क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि 2 साल बाद तक के जो प्लान्स हैं इंडियन क्रिकेट के और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के और इंग्लैंड क्रिकेट के, वो टीम्स कहाँ तक पहुँचेंगी और हम वहाँ पर कितना लैग करेंगे। तो जब तक आप एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चीज़ों को देखेंगे तो दूसरी टीम से मुकाबला करना इतना आसान होगा नहीं। हम अपने टैलेंट पे बहुत कुछ कर जाते हैं अभी भी। अरशद नदीम हमारी मिसाल हैं, हम बार बार उनका जिक्र करते हैं कि रॉ टैलेंट और रॉ पैशन के ऊपर अगर हम देखें तो ये मुल्क में बहुत कुछ अचीव हो चुका है, बट हम यहाँ पे बात करें सिस्टम्स की, हम यहाँ पे बात करें प्रोसेसेस की, तो वहाँ पे बड़ा ज़रूरी है कि आप इंटरनली बैठ के रिफ्लेक्ट ज़रूर करें, ऑन बोर्ड लें ऐसे सजेशंस को जो कि अनबायस्ड। लेकिन एज ए प्लेयर हाउ डज इट अफेक्ट यू? you've been in those shoes कि अगर आप देखें, आप जितना भी इग्नोर कर लें इन द हाइंडसाइट तो कहीं ना कहीं पता होता है कि यार सोशल मीडिया पे ये बात मेरे बारे में एटलीस्ट हुई। तो बिल्कुल एज ए प्लेयर मुझे इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, परफॉर्मेंसेज ऐसी थी, बट एज ए कैप्टन ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा फेस की, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों की परफॉर्मेंसेज को हाईलाइट कर दिया जाता है जो करीब भी नहीं होते टीम में आने के, बट वो प्रेशर इतना बिल्डअप हो जाता है कि एज ए कैप्टन, एज ए कोच, एज ए सिलेक्टर आपके लिए हर वक्त सारी एनर्जी आपको उसको फाइट करने में लग जाती है, और जो डिजर्विंग प्लेयर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे होते हैं या उनके ऊपर वो प्रेशर आते हैं। मैंने बहुत देखा कि जब एक कैंपेन शुरू हो गई किसी प्लेयर के बारे में जो कि अनफेयर थी, आप लेकिन बिकॉज प्लेयर उसका असर लेता है, उसको बेशक खुद पता भी हो कि ये पूरी 100% सदाकत नहीं है, पर 10% भी उसके अंदर सच्चाई हो, तो वो प्लेयर, कुछ प्लेयर्स होते हैं वो उसका असर बहुत ज़्यादा ले जाते हैं। तो वो चीज़ें फेस काफ़ी की, इसीलिए मैं समझती हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि हम सब अपनी ज़िम्मेदारी में अपना होमवर्क करते हुए फिर बैठ के यहाँ पर बात किया करें, सिर्फ लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर या पर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर कि आप किसी को ऐसा हो सकता है कि मैं किसी प्लेयर को बेहतर जानती हूँ लेकिन जिनको मैं जानती नहीं वो ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी हूँ। तो इन चीज़ों से बालातर होके हमें मुल्क के लिए हमारा काम भी है, इधर बैठ के अगर एनालिसिस करना है तो हमें उससे ऊपर होके करना है, और जिसने भी जो भी रिपोर्टिंग करनी है उसका भी ये काम है। तो आई थिंक ये बड़ी ज़रूरी है कि हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको समझें, बट बोर्ड की तरफ से ये बयान आना ये भी खुशाइन चीज़ है कि हम प्रेशर नहीं लेते, एटलीस्ट किसी ने ये बात की तो सही कि प्रेशर नहीं ले रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो कुछ लोग टीवी पर बैठ के ऐसी कोई तनकीद करते हैं उनकी पीसीबी में भी कोई जगह नहीं है। तो ये 2 चीज़ों की निशानदेही उस वक्त बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि हमें सबको पता है किस प्लेटफॉर्म से एक क्या कैंपेन इनिशिएट की जा रही थी एक स्पेसिफिक प्लेयर के लिए। मैं खैर नाम की तरफ मैं नहीं आता, लेकिन अवैस
प्लेयर्स जो यंग प्लेयर्स हैं ख़ास तौर पर वो भी स्मार्ट हो गए हैं, उनको आई थिंक अब समझ आ गई है कि सिर्फ रन्स नहीं करने, लेकिन हमारी अपनी जो एक डेटा हमारा मौजूद होना चाहिए, चाहे वो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मीडिया पे कहीं प्रोपेगेट किया जाए, डिजिटल वीडियोस, जिस तरह हमने उस दिन भी कहा कि 30 सेकंड की वीडियो पर लोग PSL खेल के सोच रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में दाखिल हो जाऊंगा, तो ये अजीब सी कुछ चीज़ें हैं, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। और इसलिए जो आप बार बार बात करते हैं कि यार वो प्लेयर प्रोफाइलिंग जो है वो जेन्युइन तरीके से फिर कम्युनिकेट होनी चाहिए। देखिए सोशल मीडिया आपको पता है काफ़ी ऐसा, मैं उस प्लेयर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, सोशल मीडिया पर 2-3 पोस्टें लगा के, आपको पता है एक लीग भी वो खेल के फिर पाकिस्तान सुपर लीग में अनफॉर्चुनेटली अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर पाया। ठीक है, अल्लाह करे कि अच्छा वो डिलीवर करे, लड़का आने वाले वक्तों में उसको कहा जाता है कि तकड़ा होगा, अल्लाह करे कि अच्छा डिलीवर कर पाए। हमारी टेक्निकल टीम कह रही है उनको नाम समझ आ गया, तो खैर मैंने कहा वैसे मैं बताना नहीं चाह रहा नाम, लेकिन एक चीज़ है कि अहमद भी अगर थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, जब यंगस्टर्स की बात करते हैं, एक मसला ये होता है कि जिस बैकग्राउंड से वो आता है, हम लोग वहाँ पर उसको ये चीज़ें नहीं बताते। अंडर 19 स्ट्रक्चर है ना, अंडर 17 स्ट्रक्चर है, कम्युनिकेशन जहाँ पर होती है, आपका टीम मैनेजर तो होता है, साथ मीडिया मैनेजर भी होता है, जिसका काम होता है टीम मैनेजर मीडिया मैनेजर बैठ के सारा प्रोसेस बताते हैं कि यार किस चीज़ से अपना गुरेज करना है, या ये नहीं करना, वो नहीं करना, मीडिया से कैसे करता है इंटरेक्शन करनी है, क्योंकि कोशिश तो आपको पता है फैंस हैं, ऑब्वियसली हर चीज़ एक छोटी छोटी चीज़ आपकी पॉइंट आउट हो जाती है। हम वहाँ पर उस लड़के को ग्रूम नहीं करते। जब हम ग्रूम करना चाहते हैं वो इस स्टेज पे पहुंच जाता है। पाकिस्तान नेशनल टीम का होता है, 2-3 प्लेयर्स खेल चुका होता है, अनफॉर्चुनेट है, ये अलमिया है कि जब मैं आ जाती है ना फिर आप उसको ग्रूम नहीं कर सकते। उस वक्त आपने ग्रूमिंग स्टेज तो उसकी ख़त्म की है ना, आप उस वक्त आप ग्रूम करना चाह रहे हो जब वो पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर चुका है, पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, उस वक्त आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो, ग्रूम वाला मामला कोई नहीं वहाँ पर आ जाता। दूसरा, कल आपने एक बात की थी, प्रोग्राम जब खत्म हो रहा था शाजी साहब बात कर रहे थे, एटमोसफियर जो आपका होता है बेसिकली ड्रेसिंग रूम का, सबसे इंपॉर्टेंट एटमोसफियर उस ड्रेसिंग रूम का यंगस्टर के लिए होता है। जब यंगस्टर आ रहा होता है ना, पहला मैच खेल रहा होता है, जब वो वॉक करके जा रहा होता है अपनी पिच के ऊपर, उस वक्त सबसे ज़्यादा यंगस्टर जो है वो अपने कप्तान और कोच की तरफ देखता है कि मुझे वो बिठा के मुझे दिलासा दे कि तुम्हारी जो नेचुरल गेम है तुमने वो जाके खेलनी है, रिलैक्स करो, पहला मैच है, एंजॉय करो, टाइम स्पेंड करो, लेकिन रिलैक्स होकर अपनी गेम करो। जब उसके दिमाग में 3-4 चीज़ें आ रही होती है ना कि पूरी की पूरी टीम मेरी तरफ देख रही है और मैंने जाके अंदर स्कोर करना है बड़ा, मैंने पाकिस्तान टीम के लिए, ऑब्वियसली वो चीज़ होती है, वो उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर रहा होता है। और जो मामला चलते रहे, अनफॉर्चुनेट है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जो ऑब्वियसली पब्लिक का भी प्रेशर होता है, यंगस्टर भी इस वक्त कीन हो चुका है कि यार मैं पहले 2 मैचेस के अंदर स्कोर कर लूँ, बाकी देखी जाएगी, अल्लाह खैर करेगा, कम से कम यार मेरा एक स्पार्क निकला है यहाँ पर। वो बेचारा बिल्कुल अपने गेम प्लान से निकल जाता है। वहाँ पर उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, आपकी मैनेजमेंट ने, आपके जो टीम लीड बैठे हुए हैं वहाँ पर उसको किस, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वैसे ये चीज़ चलें मान लेते हैं हम सब, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि पिछले कुछ दिनों से अब ये रेटरिक मैंने यंगस्टर्स में चेंज होते हुए देखा है कि अब वो कह रहे हैं भाई किसी तरह पाकिस्तान शाहीन्स में पहुंच जाएं, फिर वहां से हम जगह बनाएंगे। तो अब वो फ्रैंचाइज वाला मॉडल जरा थोड़ा सा एटलीस्ट जो है वो नैरेटिव खत्म हुआ। ये भी चेंज अब थोड़ा सा नैरेटिव हुआ है, क्योंकि शाजी ग्राउंड्स पे कवर करते हैं, शायद ये भी इस चीज़ को देखा हो कि लिटरली अब बच्चों को मैंने वो चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता ना, कहते हैं ना कि मज़ा खत्म होता, 9 साल है, हमारी लीग है, उसको अपना अल्लाह करे और अपना वो बढ़े, लेकिन अब लड़कों में पता है क्या चीज़ वापस आ रही है, पाकिस्तान शाहीन से पहले चैंपियंस खेल रहे हैं, सियालकोट स्टैलियंस आ रही है, फैसलाबाद वुल्व्स आ रही है, हमने वापस एलीट टूर्नामेंट आ रहा है, क्योंकि यार आपको याद है वो एक ग्रास रूट लेवल था। मुझे आज भी याद है कुछ अर्से पहले चले जाओ, बच्चा एक कहता था पाकिस्तान शाहीन, पाकिस्तान अंडर 90 से पहले कहता था मैंने फैसलाबाद वुल्व्स को खेलना है, क्योंकि उस वक्त एलीट क्लास टूर्नामेंट था, फाइट होती थी डोमेस्टिक के लिए। डोमेस्टिक में आपको जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, फाइनेंशियली आपने इस दफा स्ट्रॉन्ग काफी किए हैं मामला, लेकिन स्पॉन्सर्स को भी लेके आना। मैंने आपको उस दिन भी एक बात बताई थी, सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ना करना, जिसको पीपी कहते हो। आजकल पूरी दुनिया जितने स्पोर्ट्स के अपना इनिशिएटिव्स हैं, कहीं पर भी आप देखें वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जाती है। और इतना स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड है हमारा, इतना ज़्यादा मार्केटाइजेशन है, मुझे नहीं लगता कि आप अगर किसी को अप्रोच करते हैं, किसी के जाने के लिए करते हो, तो वो आपको ना अप्रोच करे स्पॉन्सरशिप के लिए। हमें स्पॉन्सर्स लाने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान के जो नेशनल प्लेयर्स जो पाकिस्तान का फेस हैं, उनको वो टूर्नामेंट्स बाकायदा खेलने पड़ेंगे। स्पॉन्सर इसलिए हटता है, वो कहता है बड़ा फेस नहीं खेल रहा, मैं जिस पे अपना अगर स्पॉन्सरशिप ला रहा हूं, मुझे मार्केट को अट्रैक्ट करना है, वो नहीं है, स्पॉन्सर क्यों करूं? ये बड़ा मेरा ख्याल है आप अपनी फाइल लेकर आज टेक्निकल टीम के पास लाजमी जाएं, क्योंकि वो बहुत सारे मेरे ख्याल से जो चार्जेस आप पे है ना, ये अभी आप बातें जो कर रहे हैं उनसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, तो वो कह रहे हैं इसको क्लियर करवाएं पहले। तो आपकी मेरे ख्याल से क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है। बट शाहजी, क्योंकि आपने अमेरिका भी ट्रैवल किया जब वर्ल्ड कप हो रहा था, नैरेटिव बड़ा ज़रूरी है। अब अगर आप अपना करियर भी एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हुई हैं जर्नलिज्म फील्ड के अंदर भी, बट जो सबसे ज़्यादा इवॉल्व हुआ है वो फैंस की अवेयरनेस है सोशल मीडिया से। तो अब जिस तरह मैंने कहा कि फ़ैन्स कुछ ज़्यादा अवेयर होते हैं, जो ज़रा लॉयल फैंस हैं वो स्टैट्स भी देख रहे होते हैं, उनको नंबर्स पता है, वो एक ही मैच के बाद अगर आवाज़ उठा देंगे, उनको पता होगा कि इसने
डोमेस्टिक में कितना परफॉर्म किया, ये कितना चेंज हुआ है ट्रेंड और ये कितना ज़रूरी है जब आप प्लेयर्स की बात करते हैं उनके लिए? देखिए, सोशल मीडिया और एक जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये 2000 तक 2002-3 तक सिर्फ प्रिंट मीडिया चलता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस वक्त नहीं था। उस वक्त भी मैंने काम किया, उससे पहले भी और उसके बाद भी, और डिफरेंस मैंने ये देखा कि जो प्रिंट मीडिया होता था और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो रिकग्नाइज मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको चैनल्स नज़र आते हैं, प्राइवेट चैनल्स, पीटीवी, ट्रेडिशनल मीडिया, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ज़्यादातर वही प्लेयर प्रमोट होते हैं जो डिज़र्व करते हैं। मैं सच बताऊँ, एक आध शायद ना भी होता हो, लॉबीज़म पाकिस्तान में अगर आप 1950 से चले जाएं तो लॉबीज़ होती थी। लॉबीज़ होते हुए आपने क्रिकेट टीम का कप्तान भी चेंज किया, आपने नए लोग इंडक्ट भी किए, कुछ ना कुछ आपने एक्स्ट्रा प्लेयर भी किए, लेकिन वो लॉबी बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि अरशद नदीम ने कहा कि मैं टू स्टार्ट माय करियर आई वाज अ फास्ट बॉलर। ये आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा है। लेकिन जब फास्ट बॉलर था तो मुझे सबने कहा, भाई तू किस तरह फास्ट बॉलर बन सकता है, तेरे पास तो पीछे कोई लॉबी नहीं है कोई जो तुझे चलाएगी और तुझे जाके टीम तक लेके जाएगी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग, उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने उसको बोला, अच्छी बात की उन्होंने कि जेवलिन की तरफ ले आए। हमें ऐसे और भी चाहिए, शायद क्रिकेटर्स में भी ऐसे लोग हों कि जो पोटेंशली किसी और ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए बड़े सूटेबल हों, तो होना भी चाहिए। देखिए, एक मुल्क में सारा यूथ जो है वो क्रिकेट नहीं खेल सकता, सारा यूथ हॉकी नहीं खेल सकता। क्रिकेट में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का टैलेंट चला गया, इसमें कोई शक नहीं है, जगह बहुत कम की बनती है। और अरशद नदीम की इस हीरोइक्स की वजह से मेरा ख्याल है थोड़ा सा ट्रेंड ज़रूर चेंज होगा। अब वो लोग जो बिल्कुल जिनमें शायद वो क्रिकेट का शुरू में बैट भी ना पकड़ना जानते हों, वो कहेंगे यार और भी ऑप्शंस है हमें, हम अगर करोड़पति भी हमने बनना है तो और तरीके भी, उस तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन वो सोशल मीडिया ने आके जब 2006-2007 के बाद ऐसी वो उन्होंने बना दी, एक सिनेरियो सा बना दिया जिसमें कोई ऐसे लोग भी प्रमोट हो गए जो डिज़र्व नहीं करते थे। बार बार उनको हाईलाइट करना, बार बार उनकी क्लिप्स आने, बार बार उनको कभी एक को भिजवाना, कभी दूसरे को भिजवाना। मतलब है उनको ये समझ नहीं आ रही सोशल मीडिया को कि एक्सपर्ट तो होते नहीं है सोशल मीडिया वाले, सिंपल सी बात है, मैं इसमें कोई शक नहीं है। तो वो हर एक को प्रमोट किए जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि क्रिकेट बोर्ड ने एक बात की है कि हम इसका हम वो नहीं लेंगे, इसका हमारे जहन पे कोई बात नहीं आएगी, परफॉर्मेंस बेस्ड होगी सिलेक्शन। और किसी मुल्क में अगर किसी सेटअप में कोई एक्सपर्ट होते हैं, वो सिर्फ इसलिए होते हैं, थिंक टैंक होता है इसलिए होते हैं कि उसका पोटेंशियल देखें आप। अगर वो अंडर 19 में खेलता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्लेयर जाके आगे काम आएगा आपकी सीनियर टीम के लिए, और वहीं से पता लग जाता है। मैं कहता हूँ थोड़ा सा भी IQ लेवल आपका है वो, और आपका फोकस है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर गेम, तो आप जज कर लेते हैं अंडर 19 से कि प्लेयर ये निकलने वाला और ये प्लेयर बनेगा। देखें, जावेद मियांदाद से लेके वसीम अकरम से लेके इन्होंने सब जो अजीब सा राह सा टैलेंट आया था, लेकिन आगे जाके पाकिस्तान के लिए कितना अरसे तक सर्व किया। अच्छा, कल्चरल डिफरेंसेस भी हैं पाकिस्तान में। आज भी अगर सोशल मीडिया पे किसी प्लेयर पर तनकीद आ जाए तो एक वावेला मच जाएगा, लेकिन अगर इंग्लैंड की अगर फॉर एग्जांपल आप बात कर लें तो किसी अखबार में किसी प्लेयर की कोई स्टोरी जब लगेगी तो लोगों को इम्पैक्ट पता चलेगा कि उस प्लेयर के बारे में क्या चल रहा है। यही मैं कहता हूँ ना, अखबार में काम करने वाले या टीवी चैनल पे कंटिन्यूसली परमानेंट काम करने वाले, उन लोगों को पता होता है कि किस में कितने हैं, और वो एक सिस्टम से, प्रोसेस से एक आए हुए होते हैं। और जो सोशल मीडिया वाला है वो एक्सपर्ट नहीं होता, वो प्रोसेस से नहीं आता, वो गायब जो भी आता है निकल आता है। ओ जी ये फलाना बड़ा अच्छा, ओ जी इसका ये है, इसका बैट बड़ा सीधा है। बैट बड़ा सीधा हो, टेम्परामेंट हो, 10 चीज़ें चाहिए होती हैं आपको इतना स्टेमिना है कि आप फील्ड में खेल सकते हो या नहीं। जैसे हम नाई की दुकान पे जाना, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और वो अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा उसको इसकी रेपुटेशन बहुत टार्निश होती है मेरे ख्याल से वो। और होता ये है कि हमारे मुल्क में वो नैरेटिव पर बहुत जल्दी प्लेयर के बारे में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये भी सोचना है कि प्लेयर्स की भी एक ह्यूमन साइड है, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर होता है। इसलिए अननेसेसरी क्रिटिसिज्म या ये जो बिल्कुल बेसलेस एलिगेशंस होती हैं, ये आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट जैसे हम बात करते हैं, तो ये एक सिनारियो डिफरेंट हो जाता है। बट खैर, वापस अगर हम इसी क्रिकेट पर फोकस रहें जो हम बांग्लादेश की सीरीज़ की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंसेस बड़ी मैटर करेंगी। खास तौर पर हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक जो है उस पर बहुत सारी नज़रें हैं। शान मसूद ने भी कह दिया कि 5 से 6 ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जो प्लेइंग 11 में जगह बना सकते हैं, और सब बना सकते हैं।
तो एक बड़ा अच्छा सा एक इंटरनल अब कॉम्पिटिशन है, लेकिन बात वही है कि आपको प्लेइंग 11 में सिर्फ जगह नहीं देनी, टैक्टिकल अप्रोच भी चाहिए, शॉर्टर स्पेल्स में यूज़ करना है, लॉन्ग स्पेल्स करवाने हैं, प्लेयर मैचअप किस तरह करना है, ये चीज़ें बड़ी मैटर करेंगी पाकिस्तान की। बिल्कुल, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी ज़रूर देखने को मिलेगी कि आपको पता है कि आपके पास एक जेन्युइन स्पिनर है और दूसरे पार्ट टाइम स्पिनर हैं जो आपके साथ होंगे, तो फिटनेस और वर्कलोड को भी देख के आपको अपनी 11 बनानी पड़ेगी। आप मे बी जो आपकी प्रायोरिटी है 3 से 4 फास्ट बॉलर्स, आप उनके साथ ना जा सकें। आप ये भी देखेंगे अगर हम इस टेस्ट में इस बॉलर को खिला रहे हैं तो दूसरे में ये हम दूसरे को खिलाएं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपके पास स्पिनर उस तरह से नहीं अवेलेबल कि आप थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए आप स्पिन को बीच में ले आएँ। तो आई थिंक ये भी टेक्टिकली देखना पड़ेगा शायद पाकिस्तान को। जैसे बांग्लादेश को देखें तो वो तस्कीन को इंजरी के बाद सिर्फ एक टेस्ट खिला रहे हैं कराची वाला, उन्होंने ऑलरेडी ये बात अनाउंस कर दी है। तो ये चीज़ भी देखने के लिए हम होगा कि काफ़ी इंटरेस्ट होगा कि वो किस तरीके से इस चीज़ को लेके चलते हैं। बाकी आई थिंक ओवरऑल शुक्र है ये बातें शुरू हो रही हैं कि आप मीडिया का क्या किरदार होना चाहिए, प्लेयर मैनेजमेंट के ऊपर बातचीत चल रही है, आपके पास फॉरेन कोचेस आ चुके हैं जो समझते हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स के, डिफरेंट स्पेशलिस्ट को आपने डिफरेंट फॉर्मेट के लिए रखा है। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। अब प्लेयर्स के ऊपर है, प्लेयर्स को सपोर्ट भी मिल गई है कि डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट बेहतर हो गए हैं, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, सॉरी टू कट यू, आपकी एक इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आ गई कि इसमें फिर डिफरेंस वहीं पे आ जाता है कि हमारे मुल्क में अगर प्लेयर इंजरी से कम बैक कर रहा हो तो वो कहते हैं भगाओ इसको, ज़रा देखो क्या करता है क्या नहीं। हाँ, और जिसमें आप तस्कीन की बात करें, अगर उनको वापस भी लेकर आएंगे तो उनको पता होगा कि हमने प्रिजर्व करना है इसको। बिल्कुल, और वो टीम को भी देखेंगे कि विदाउट हिम वो किस तरह का परफॉर्म करती है। तो जब भी वो वापस आएंगे तो डेफिनेटली वो टीम को स्ट्रेंथन करेंगे। अगर वो पहले ही मैच में खिला दें तो कहीं ना कहीं टेम्पटेशन आ जाती है कि यार दूसरा भी खिला दो। सो ये बड़ी अच्छी अप्रोच है कि आप एक प्लेयर को, अगर आपको पता है कि इसके लिए बेहतर एक मैच है तो आप सेकंड टेस्ट में लाएं, क्योंकि सीरीज़ ही 2 मैचेस की है, तो वो पहला मैच उसके बगैर भी देख लेंगे और फिर उसको वापस कम बैक करने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक हर टीम की अपनी एक साइकी होती है, हर टीम की अपनी एक थॉट प्रोसेस होता है। और पाकिस्तान की टीम का अनफॉर्चुनेटली यही जो वर्ल्ड कप से पहले भी मसला रहा है कि वो थॉट प्रोसेस टूटता रहा बार बार। इतनी लीडरशिप में चेंजेस आई कि अगर एक कप्तान एक डायरेक्शन में लेके जाता, दूसरे ने आगे दूसरे में लेके गए तो हम कहीं बीच में और पब्लिकली कॉन्ट्रडिक्ट होता रहा। हाँ, तो वो हम बीच में ही रुक गए। तो बड़ा ज़रूरी, इसलिए स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी होती है लीडरशिप के लेवल पर, ताकि टीम को एक डायरेक्शन मिले और फिर वहाँ पर वो चल के देखे भी कि क्या वो फ़ायदेमंद है भी कि नहीं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स जब पब्लिकली भी चली जाती हैं तो वो एक और नैरेटिव थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आसिम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे, खास तौर पर जब हम ये सोशल मीडिया ट्रेंड्स की बात करते हैं कि प्लेयर्स के बारे में पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग को बाज़ औक़ात बहुत बेसलेस एक्यूजेशंस भी आ जाती हैं, लेकिन एक ट्रेडिशनल फॉर्म ज़रूर चेंज हुआ है कि अब पब्लिक बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है, तो बड़ा मैटर करता है एक प्लेयर के लिए कि उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कितनी है और ये फिर इम्पैक्ट कितना होता है टीम के ऊपर। जी अहमद भाई, बात यह है कि मैं मानता हूँ कि जो मीडिया का रोल जो है वो बहुत है, मगर देखिए जैसे मैं कल एक ग्राउंड में बैठा हुआ था तो वहाँ हमारे साहब का अंपायर हैं राब नवाज साहब, वो बैठे हुए थे। फिर लाहौर की एक बड़ी प्राइम टीम है अपोलो, उसके कोच बैठे हुए थे। तो वो ये एक ही बात किए जा रहे थे कि जी हमारे प्लेयरों के साथ ज़्यादती बड़ी होती है। जैसे एक बच्चा है, नदीम नाम है उसका, 1600 किए हुए हैं उसने, उसको लाहौर की टीम में जगह नहीं मिली। और उसके बाद 2-3 और मिसालें उन्होंने मुझे कल बताई कि जी ये देखेंगे ये प्लेयर्स हैं, और वो इतने डिसअपॉइंट हुए हुए हैं, डिसहार्टेड हुए हुए हैं कि वो क्रिकेट छोड़ने पे तैयार है कि जी हम क्रिकेट छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब उसका हासिल ही कुछ नहीं है तो फिर तो मसला ये है कि जो मीडिया का जो है रोल जो है वो दोनों तरफ होना चाहिए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। देखिए जहाँ पॉजिटिव चीज़ चल रही है उन्हें बिल्कुल बताना चाहिए, और जहाँ नेगेटिव चल रही है नेगेटिव बताना चाहिए कि जी ये ज़्यादती हो रही है। जैसे मैं अब एक मिसाल दूंगा रमीज़ की, उन्होंने परफॉर्म किया, हमने उन्हें टीम में अभी तक उन्हें टीम में शामिल नहीं किया। मेरा कहने का मकसद ये है कि मैंने जब उनके फिगर पढ़े हैं, बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है, मगर वो पाकिस्तान टीम में उनके लिए जगह कोई नहीं है। तो इस तरह ये है कि लाइकिंग और डिसलाइकिंग का भी सिस्टम है, तो मीडिया को थोड़ा ओपन होना चाहिए और मीडिया को जो असल फैक्ट्स एंड फिगर है वो बताने चाहिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पर खैर ये रेटरिक तो कितने ऐसे प्लेयर्स
ये क्लेम कर जाते हैं कि जी हमें मौका नहीं दिया गया, लेकिन अब आई थिंक कि जब आप इतना ज़्यादा कैलेंडर ऑफ क्रिकेट चेंज कर रहे हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी लेवल पर यूथ क्रिकेट बहुत ज़्यादा एंगेज की जा रही है, 6000 तक क्लब के मैचेस होंगे जब आप क्लब चैम्पियनशिप्स की बात करते हैं, तो वो डाइवर्सिटी तो इंक्रीज़ होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो अब आई थिंक प्लेयर्स को मौका ज़रूर मिलना चाहिए, बट बात वही है कि वो ट्रांसपेरेंसी को भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट के ज़रिए लेकर आना है। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि बड़ा मैटर करता है कि आपके रीजनल लेवल पर कौन से लोग हैं जो क्रिकेट का निज़ाम चला रहे हैं, क्या वो इम्पार्शल हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल रीजन्स के ऊपर ज़रूर आता है। अवैस दैट बीइंग सेड, अब सीरीज़ का एक मैच पिंडी में है, एक कराची में है। कराची विदाउट फैंस है तो ये इट्स अ बिट डिसअपॉइंटिंग, बट ऑब्वियसली वो रेनोवेशन वर्क चल रहे हैं तो उसके आगे तो कोई मेरे ख्याल से अब दो राय नहीं। पिंडी वाले में भी था कि शायद आई डोंट नो कि लास्ट टाइम पे जाके मूवमेंट पे कहीं फैंस वाला ना हो जाए मामला, क्योंकि एक साइड तो जो बनी हुई है अपना वो तो उन लोगों ने काफ़ी उनको क्योंकि गिराई हुई दीवारें वहाँ पर ग्रीन कलर की अपना स्क्रीन लगी हुई। आई डोंट नो कि फैंस को अलाउ करते हैं नहीं करते, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट। हम अनफॉर्चुनेट है, ठीक है हम लेट आए लेकिन दुरुस्त आए। मैं कहता हूँ कि एट लास्ट आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त बिल्ड करने लग पड़े हैं। कराची स्टेडियम की बात करें, उसका मॉडल आपको पता है पेश कर दिया गया। इनिशियली जो सा उसके अंदर फ्लड लाइट्स भी चेंज हो रही है, LED लाइट्स लग रही हैं, सीट्स भी इन्हांस हो रही हैं, बाद में जाके उसको कंप्लीट किया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। जो बाकी मामला है अच्छी बात है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है अहमद भाई कि अपने बैंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने जितने भी स्टेडियम्स को इन्हांस करें वहाँ पर हाई परफॉर्मेंस सेंटर। अनफॉर्चुनेट है पिंडी की अगर बात करूँ तो वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक क्राउड आपको मिलता है यहाँ पर। क्रिकेट जब भी होती है, चाहे बारिश हो, फैंस बैठे होते हैं। न्यूजीलैंड वाला मामला मुझे याद है कि लिटरली फैंस तब भी बाहर बैठे थे फुटपाथ पे कि शायद कुछ हो जाए तो मैंने कहा अल्लाह खैर ही करे अपना, कि लोगों को था कि शायद मैच हो जाए कि वापस आ जाए। तो इतना ज़्यादा एंथुसियाज्म होता है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर बड़े आपके इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पिछले दिनों ये खबर काफ़ी ज़्यादा सरगर्म भी थी कि इस्लामाबाद में एक जगह को मुख्तस कर लिया गया है कि यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनने जा रहा है, बट ऑब्वियसली उसकी डिटेल्स जो कंफर्म होंगी तो हम आपके साथ वो शेयर ज़रूर करेंगे। बट शाह जी, मैं जाने से पहले आपसे स्टेडियम्स वाला सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि अब वो एक प्रोफेशनल एंगेजमेंट के तहत इंग्लैंड के ज़रिए वो सारी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वो प्लान्स हमने देखे हैं, सोशल मीडिया पर डिज़ाइंस भी आ गए हैं। कितनी कैपेसिटी हम चेंज कर पाएंगे, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये ज़रूरत थी मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट की। हम इस प्लेटफॉर्म पे भी और गाय बगाए हम ये बात भी करते थे कि पाकिस्तान के स्टेडियम स्पेक्टेटर्स फैन फ्रेंडली नहीं हैं। बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बाहर के स्टेडियम में आपको मिलती हैं, पाकिस्तान के जब स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम में आते हो तो वो नपेद हैं, नहीं मिल रही, नज़र नहीं आती। उसके लिए फ़ैन को भी तकलीफ़ होती है, उसके लिए जो मीडिया है उसको भी तकलीफ़ होती है, या उसके लिए जो बाहर से लोग आते हैं उनको लिए भी वो एक इमेज जो पाकिस्तानी स्टेडियम का है वो अच्छा नहीं जाता। तो बड़ा अच्छा डिसीजन किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि जितनी अपलिफ्ट कर सकते हैं, जितनी रेनोवेशन कर सकते हैं टिल द टाइम की चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो, वो ज़रूर होनी चाहिए। और बड़े अच्छे डिज़ाइन सोशल मीडिया पे जो आपने बात की वो बड़े अच्छे डिज़ाइन है। कैपेसिटी मैं समझता हूँ कि शायद बहुत कम इंक्रीज़ हो, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी इंक्रीज़ ना हो, लेकिन उसको स्पेक्टेटर या फैन फ्रेंडली बनाना मेन मकसद है, मॉडर्न आउटलुक, वो रिक्वायरमेंट है एक्चुअली, वो आप आईसीसी की रिक्वायरमेंट है। दूसरा एक काम ने हाई परफॉर्मेंस का इस्लामाबाद में जिक्र किया, मुझे लगता है कि इस तरह की बात भी चल रही है कि इस्लामाबाद में एक नया स्टेडियम बनाया जाए। जी बिल्कुल, उसके लिए भी जगह का जिक्र जी वो मेरा ख्याल है उसी का एक तसलसल है ये शुरू में, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा इनका एक्सपेंडिचर्स हो जाएंगे रेनोवेशन पे इन 3 ग्राउंड्स पे कि फ़िलहाल तो शायद इस पे ना आए, लेकिन आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी वो आपको प्रोजेक्ट भी वो शुरू हो जाएगा और वो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि वो ज़रूरत है इस खासकर इस एरिए की कि यहाँ एक अच्छा सा स्टेडियम खासकर इस्लामाबाद में। हम तो खैर बचपन से ये सुनते आ रहे हैं और ये अपील भी कर रहे हैं कि हमें भी स्टेडियम इस शहर में दे दें, बट आई थिंक ये इट्स ऑन द कार्ड्स, आई वुड एग्री। बट जाने से पहले मैंने आपसे एक चीज़ ज़रूर पूछी है। मेरा ख्याल है आइंदा से हर प्रोग्राम से पहले ना आप सबसे एक स्टेडियम्स लेने चाहिए जिसको भी अपग्रेड करना चाहिए। बट आप इस प्रोग्राम की मुनासबत से कोई पैगाम अगर अपने नेटिव टाउन के स्टेडियम के बारे में देना चाहती हैं तो दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, आई थिंक एबटाबाद स्टेडियम वन ऑफ द मोस्ट पिक्चरस स्टेडियम्स इन पाकिस्तान, जो बैकड्रॉप है उनका उस स्टेडियम का, बट अनफॉर्चुनेटली जो पेविलियन है और जो उसके इर्द गिर्द की फैसिलिटीज़ हैं उस पर हमने बिल्कुल काम नहीं किया।
और ना लोकल प्लेयर्स को वहाँ पर असेसेबल बनाया गया। स्टेडियम को बेचारे बाहरी इंतज़ार में रहते हैं और वहाँ एस्ट्रोटर्फ होना, दूसरी विकेट होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हैरानी की बात है वहाँ पे एक सीमेंट विकेट और 2 नॉर्मल विकेट्स हैं, जबकि पता है कि एबटाबाद एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे बारिश बहुत होती है। तो जब तक आपका इंडोर तो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है, पर दूसरी विकेट्स नहीं होंगी एस्ट्रोटर्फ और इस तरह की, तो बच्चों का वहाँ पे रेगुलर खेलना पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक उसके ऊपर नज़र ज़रूर दौड़ानी बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए। हम भी अपनी कप्तान के साथ ये आवाज़ ज़रूर उठाएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एबटाबाद स्टेडियम की तरफ भी नज़र करे और उसकी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर की इस्टेब्लिशमेंट उस रीजन में बहुत ज़रूरी है। बट सना, अवैस, बोई शाह साहब और आसिम खान साहब का बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।